हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर रहे होंगे। मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आगे ये 2024 साल आपके लिए गोल्डन होना चाहिए। आपके हाथ में जॉब लेटर होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत करते रहिएगा, उसमें कमी ना आइएगा, उसमें कमी ना आने दीजिएगा। और हम आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट देंगे, बेहतरीन तरीके से में एक-एक तथ्यों का अध्ययन करते हुए चलेंगे ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया ना? किसी भी तथ्य का अध्ययन अच्छी तरह से करना, हम कराएंगे और आप अच्छी तरह से करना। चलिएगा, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्थलों की। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है कि कौन कौन से स्थल मिले हैं, उसकी खोज कैसे हुई है, उसकी खोज किसने की है, कौन सी नदी के किनारे हैं और उसके अंदर कौन कौन से अवशेष मिले हैं, उन सभी स्थलों की चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, उनके अंदर कौन कौन से मुख्य अवशेष मिले, उन सभी स्थलों की चर्चा करेंगे। समझ में आया ना? समझ में आया ना? बिल्कुल जुड़े रहिएगा साथ में। चलिए चलिए, सबसे पहले अपना स्थल है हड़प्पा। सबसे पहले अपना स्थल है हड़प्पा। सबसे पहले स्थल है अपना हड़प्पा। पहला स्थल है हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। अब देखिएगा, हड़प्पा अपना पहला स्थल है, ये हड़प्पा स्थल है। अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इसकी खोज किसने की है, वो महत्वपूर्ण है। देखिएगा, स्थिति कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने जिले मोंटोगोमरी, वर्तमान जिला साहिवाल जिले में। पूरी लाइन याद रखना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने जिले वर्तमान मोंटोगोमरी जिला, वर्तमान है मोंटोगोमरी जिला, वर्तमान जिला साहिवाल, पुराना जिला मोंटोगोमरी। और नदी कौन सी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मुख्य बात है, याद रखना, बाएं तट पर है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी क्या की है? खोज। खोज किसने की है भैया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी क्या की है? खोज की है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। कब की है? 1921 में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटोगोमरी, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल। और इसी हड़प्पा स्थल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है, वो तकनीकी रूप से सिंधु घाटी सभ्यता नहीं रख के हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। मुख्य बात है, ध्यान रखना। इसके बाद में इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन अलग होता है और खोज अलग होती है। खोज का मतलब होता है इसने सर्वप्रथम खोजा, और उत्खनन का मतलब होता है उस खोजे हुए स्थल के अंदर मुख्यतः शोध अन्वेषण करना। किसने किया है? माधव स्वरूप वत्स ने। कब किया? 1926 में। कब किसने किया है? माधव स्वरूप वत्स ने, और 1926 में किया है। और दूसरा उत्खनन किया है 1946 में मार्टिमर वाइल्डर ने। इन्होंने क्या किया है? दूसरा उत्खनन किया है। दूसरा उत्खनन किया है। दूसरा उत्खनन किया है। दूसरा उत्खनन किया है। दूसरा उत्खनन किया है इस पर। दूसरा उत्खनन किया है। अब देखिएगा, टीले की सर्वप्रथम जानकारी, इस टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने की है? जॉर्ज डेल्स ने। जॉर्ज डेल्स ने इसे सर्वप्रथम जानकारी दी है। सबसे पहले अवगत किसने कराया है? सबसे पहले ये जानकारी किसने दी है कि हड़प्पा नाम का कोई टीला है? ये जानकारी किसने दी है? जॉर्ज डेल्स ने। जॉर्ज डेल्स ने। और इसके बाद में दी है चार्ल्स मैनसन ने। इसके बाद में दूसरी जानकारी दी है चार्ल्स मैनसन ने। कब दी है? 1826। याद रखना, 1826 में दूसरी जानकारी मिली है। पहली जानकारी किसने दी है? जॉर्ज डेल्स। दूसरी किसने की है? दूसरी किसने दी है? चार्ल्स मैनसन। समझ में आया ना? इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज है, कौन कौन सी विशेषता है, इसे किस नाम से जाना जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखने में प्रशासनिक नगर है,
देखने में एक प्रशासनिक नगर है, यानी कि क्या कह सकते हैं, प्रशासनिक नगर से आप क्या समझते हैं, यानी कि पुलिस सेवा, यानी कि कह सकते हैं पुलिस सेवा, पुलिस सर्विस, पुलिस सर्विस। अगर पुलिस सर्विस का काम था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो तो प्रशासन कौन किससे था, हड़प्पा स्थल से था। सभी कंट्रोलिंग कहां से होती थी, हड़प्पा से होती थी। दूसरी बात, सुरक्षा किल्लेबंदी, सुरक्षा किल्लेबंदी व्यापक स्तर पर व्यापक थी, और व्यवस्था शहर में घर में शौचालय के अवशेष थे, शौचालय के अवशेष थे। उत्तर और पश्चिम में प्रवेश व निर्गमन हेतु 2 दरवाजे होते थे, याद रखना। उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में निर्गमन, प्रवेश व निर्गमन, निर्गमन का मतलब होता है बाहर जाने का, बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। निर्गमन हेतु 2 दरवाजे थे। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मूर्य कहां से मिली है, अभिलेख युक्त मूर्य कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। लेकिन एक इसके साथ में यह लिख देना सर्वाधिक मूर्य, यहां पर लिख देना कि सर्वाधिक मूर्य, यहां पर यह लिख देना कि सर्वाधिक मूर्य कहां से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। यहां पर लिख सकते हैं सर्वाधिक मूर्य, सर्वाधिक मूर्य क्या मिली है, सर्वाधिक मूर्य, सर्वाधिक मूर्य मिली है भैया। क्या मिली है, सर्वाधिक मूर्य कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। सर्वाधिक मूर्य कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। लिख दो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। कितनी मिली है, 500 अकेले मोहनजोदड़ो से मिली है, 500 अकेले मोहनजोदड़ो से मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मूर्य कहां पर मिली है, हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा से मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मूर्य हड़प्पा से, सर्वाधिक मूर्य मोहनजोदड़ो से। कितनी, 500 अकेले मोहनजोदड़ो से मिली है। अब इसके उपनाम कौन कौन से, इसकी चर्चा करते हैं, किस किस नामों से ये जाना जाता है, कि यह किस किस नाम से जाना जाता है उपनाम। देखिएगा, तोरण द्वार का, देख तोरण द्वार का नगर, इसे कहते हैं गेटवे सिटी, गेटवे सिटी, तोरण द्वार का नगर कहते हैं। दूसरा है अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर तो है लेकिन कौन सा है भैया, अर्ध, इन्हें पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था, लेकिन अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। किसको कहते हैं, हड़प्पा को कहते हैं। उपनाम याद रखना, पूछ सकते हैं कि हड़प्पा शहर की निम्न में से कौन से उपनाम नहीं है, ये दे दे, एक नहीं दे, या औद्योगिक नगर दे दे, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अर्ध औद्योगिक नगर है। एक स्टुअर्ट पीरियड महोदय है, वो कहते हैं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, को जुड़वा राजधानी बताता है। स्टुअर्ट पीरियड महोदय कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताते हैं। स्टुअर्ट पीरियड है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताते हैं, याद रखना। और मार्टिमर वहिलर ऋग्वेद में हरियूपिया की पहचान किससे करता है, हड़प्पा से करता है। ऋग्वेद में हरियूपिया की पहचान है, वो किससे करता है, हड़प्पा से करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से साक्ष्य मिले, अब इसके अंदर है कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। एक टीला मिला है ब्रिटिश पुराविद व्हीलर ने, ब्रिटिश पुराविद व्हीलर, व्हीलर कौन से भैया, मार्टिमर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर महोदय है, मार्टिमर महोदय है, उन्होंने क्या है, इसे माउंट डी की संज्ञा दी है, माउंट डी की संज्ञा दी है। एक टीला मिला है ब्रिटिश पुराविद व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने माउंट डी की संज्ञा दी है, माउंट डी की संज्ञा दी है, ये याद रखना। एक अन्य टीला मिला माउंट एफ, माउंट एफ, यहाँ पर गिनती अंग्रेजी वर्णमाला चल रही है, जो शिल्प कहा जाता है, जो शिल्प डी गतिविधियों से जुड़ा है, जो ऊपरी नगर जैसा प्रतीत होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, इसमें 2 ही चीज महत्वपूर्ण, एक माउंट डी और माउंट एफ नाम के 2 स्थल मिले हैं। और माउंट डी को मार्टिमर व्हीलर ने क्या क्या कहा है, माउंट डी की संज्ञा दी है इसे। अब देखिएगा, अब अगला स्थल, अब अपने अगला स्थल की ओर चर्चा, इसी के अवशेष कि हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में, आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 नाम दिया है, जिसे क्या नाम दिया है, R37 नाम दिया है, जिसे R37 नाम दिया है। R37 नाम का जो कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा के दक्षिण में, अगर ये हड़प्पा है, अगर ये हड़प्पा है तो इसके दक्षिण में यहाँ पर R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हड़प्पा शहर के किस दिशा में R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, ये पूछ सकते हैं और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा।
सबसे विशाल अवशेष निर्मित कुल 6 की पंक्तियों में कुल निर्मित 12 कक्षों वाली अन्नागार। याद रखना 6 की पंक्तियां हैं, कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार मिले। भैया जी अन्नागार, अन्न का भंडार, अन्न का भंडार। अन्नागार से मतलब क्या होता है कि वो लोग कृषि करते थे, कृषि के क्षेत्र के अंदर है, जब एक बड़ी मात्रा में जब अनाज उत्पन्न होता था तब उससे भंडारण के लिए एक अकाल स्थिति बनने से के समय, जब भंडारण की स्थिति के समय भंडार करते थे, अकाल की स्थिति के समय कितने मिले? 6 की पंक्तियों में, 6 की पंक्तियों में 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये मिले। क्या मिले हैं? अन्नागार, अन्नागार मिले हैं भैया, अन्नागार मिले हैं। मुख्य बात है, मुख्य बात है याद रखना, मुख्य बात है याद रखना। समझ में आया ना? समझ में आया ना? अब देखो ये अन्नागार लोथल के गोदीवाड़ा के बाद सबसे विशाल है। ये अन्नागार है, ये लोथल के गोदीवाड़ा के बाद में सबसे विशाल संरचना है। यह लोथल के गोदीवाड़ा के बाद में सबसे विशाल संरचना है। ये याद रखना, लोथल का जो गोदीवाड़ा उसके बाद में सबसे विशाल संरचना, सबसे विशाल संरचना कौन सी है? अन्नागार है। 2 नंबर की, यानी कि 2 नंबर की विशाल संरचना, 2 नंबर की विशाल संरचना है ये, 2 नंबर की विशाल संरचना है भैया। याद रखना प्रत्येक अन्नागार 50 × 20 फीट का था। ये जो अन्नागार है ये 50 × 50 बाई 20 के थे, 20 फीट के थे। समझ में आया ना? 6 की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं और इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि लोथल के गोदीवाड़ा के बाद में सबसे विशाल संरचना है। तो सबसे विशाल संरचना कौन सी होगी? लोथल का गोदीवाड़ा हो गया, वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये हो गया। अब देखो 15 इकाई के कर्मचारियों के आवास व मजदूरों के बेरक, बेरक का मतलब होता है रहने का स्थान। भैया क्या है? रहने का स्थान, रहने का स्थान। 2 नंबर की विशाल संरचना है, आवास मजदूरों के बेरक है और पीतल की इंका गाड़ी मिली है। पीतल की इंका गाड़ी मिली है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। पीतल की इंका गाड़ी मिली है। एक मुद्रा में, एक मुद्रा है उसमें पैर से सांप दबाए, पैर से सांप दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है, गरुड़ का चित्रांग मिला है। ये देखो एक मुद्रा में, यहाँ पर मुद्रा मिली है, मुद्रा में पैर से सांप दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। पैर है, गरुड़ है, गरुड़ के नीचे पैर है, पैर के अंदर क्या है? सांप दबाए, सांप को जकड़ के पकड़ के रखा है, वो चित्रण मिला है। स्त्री गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति, यानी कि स्त्री को मातृ देवी की संज्ञा दी है। मातृ देवी, दूसरा नाम पृथ्वी देवी, मातृ देवी और पृथ्वी देवी की संज्ञा मिली है भैया। किसको? किसको? स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति को मातृ देवी और पृथ्वी देवी की संज्ञा दी है। नरकबंद प्रशस्त्र पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति मिली है। नरकबंद प्रशस्त्र पुरुष के पाषाण की मूर्ति मिली है ये, और इस तरह से एक मूर्ति मिली, इस तरह से ये, और यहाँ से थोड़ी खंडित है ये। इस तरह की जो मूर्ति है वो नरकबंद प्रशस्त्र है। नरकबंद प्रशस्त्र यानी पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति मिली है। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से एक चबूतरा मिला, ईंटों का वर्ताकार चबूतरा। 2 पाषाण मूर्ति मिली है। लाल पत्थर की मानव मूर्ति, जिस काले पत्थर की नर्तकी। लाल पत्थर की तो मानव मूर्ति है, ये याद रखना। काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति है, याद रखना। महत्वपूर्ण चीज है कि 2 पाषाण मूर्तियां मिली है, एक तो लाल पत्थर की मानव ह्यूमन मूर्ति मिली है, दूसरी एक काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति। एक डांसिंग गर्ल्स है, वो इस प्रकार से डांस कर रही है और उसकी मूर्ति मिली है। यहाँ से एक आधे से और एक आधे से रखे हुई है। समझ में आया? गेहूं और जौ के दाने, 2 अनाज के दाने मिले, गेहूं और जौ। अन्नागार कहाँ गए? अन्नागार ऊपर लिख दो, गेहूं व जौ के दाने, गेहूं में जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं।
एक बर्तन पर बना मछुआरे के चित्र, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, बर्तन है उस पर मछुआरा, मछुआरा है नहीं, मछली पकड़ने वाला भैया, मछली मछली पकड़ने वाला भैया मिला है, मछली पकड़ने वाला भैया, मछली पकड़ने वाला मिला है, मछली पकड़ने वाला मिला है, याद रखना। और शंख का बना बेल मिला है, शंख का बना बेल मिला है, शंख का बना बेल। और तांबे की मानवाकृतिक मूर्ति, मानवाकृतिक आकृति मिली है। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर, महत्वपूर्ण चीज है, नोट करके लिख देना, महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर मिला है, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर मिला है। और यहाँ पर मुख्य बात क्या आती है, नोट करके यहाँ पे एक चीज लिख देना कि भैया नोट, ये नोट क्यों लगाया कि नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में, मैंने बताया था मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है, कहां पर है भैया, ये पाकिस्तान में। और मालिकों के शव के साथ बकरी का अस्थिपंजर, मालिकों के शव के साथ बकरी का अस्थिपंजर मिला है। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर मिला है, वो है हड़प्पा। पशुओं की हड्डियों का ढेर, पशुओं की हड्डियों के ढेर मिले हैं, पशुओं की हड्डियों के ढेर मिले हैं। और लकड़ी के ताबूत में शवाधान का साक्ष्य है, ताबूत का अपनी भाषा में कहते हैं ताख्यो, ताबूत में शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। तम्र की कार्यशाला मिली है, R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। मैंने आपको चीज लिखाई थी, R37 नाम का कब्रिस्तान जो सिंधु घाटी सभ्यता के कहा है, दक्षिण में, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में है। ये देखिएगा भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में है ये R37 नाम का कब्रिस्तान। और ये शव काष्ठ पेटी का जो हिमालय पर मिलने वाले देवदार की लकड़ी थी, इसके अंदर जो R37 नाम का कब्रिस्तान, जिसके अंदर जो मुख्यतः जो पेटी बनी थी, मुख्य जो शव काष्ठ पेटी का थी, वो किसकी बनी थी, वो हिमालय पर मिलने वाले देवदार की लकड़ी की थी, हिमालय पर मिलने वाले देवदार की लकड़ी उसकी जो काष्ठ पेटिका बनी थी। 90 कंकाल मिले हैं, 57 कब्र मिली है। देखो इसके अंदर 90 कंकाल मिले हैं, 90 कंकाल मिले हैं और 57 कब्र मिली है, और 57 कब्र मिली है, 57 कब्र मिली है। याद रखना महत्वपूर्ण चीज है, 90 कंकाल और 57 कब्रें मिली है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद की बात करते हैं तो मुख्य क्या है, सर्वाधिक रोग मिला है। सर्वाधिक रोग कौन सा है, गठिया रोग, गठिया बच्चे को स्त्री के साथ दफनाए। देखो सर्वाधिक रोग कौन सा है, गठिया रोग है, ये नाम सही लिख दो, गठिया रोग। इसके बाद में बच्चे को स्त्री के साथ दफनाया, यानी प्रसव पीड़ा में मृत्यु हुई। एक बच्चा है वो स्त्री के साथ दफनाया हुआ, तो हमें इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रसव पीड़ा में एक स्त्री की मृत्यु हो गई है और उसे वहां पर दफना दिया गया है। ठीक है, अब याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चौथा पेज, अब अपने पास आया है मोहनजोदड़ो भैया। अपने पास स्थल कौन सा है, सेकंड स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है भैया, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भैया। याद रखना अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, समझे, मुर्दों का टीला है, मुर्दों का टीला है, शब्द याद रखना, महत्वपूर्ण है भैया, महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान में। समझ में आया। अब देखिए स्थिति कहां पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, सिंधु नदी में दाएं तट पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थल है, जिसकी खोज की है 1922 में R.D. बनर्जी, रामविलास बनर्जी, जिसे R.D. बनर्जी भी कहते हैं, R.D. बनर्जी। समझ में आया ना। R.D. बनर्जी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में रावी नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तट कौन सा, दायां, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब देखिए अगली बात करते हैं, उत्खनन। उसका उत्खनन किया 1922 और 27 में R.D. बनर्जी व उसके साथियों ने, और फिर 1927 और 31 में J.H. मेके, 1963 में फैसल वानिया ने इसकी उत्खनन किया। तो ओवरऑल 1922 में रामविलास बनर्जी ने इसकी खोज की है, समझ में आया। 27 और 31 में J.H. मेके ने उत्खनन किया और 63 में पेंसिल्वानिया ने उत्खनन किया।
अब की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? देखने में आध्यात्मिक नगर है, स्पिरिचुअल नगर है, हमें स्पिरिचुअल नगर माना जाता है, देखने में प्रशासनिक नगर नहीं आध्यात्मिक नगर लगता है। और शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या फिर मुर्दों का टीला, फिर मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। समझ में आया? समझ में आया? यस। अब इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसे मृतकों का शहर कहते हैं, स्तूपों का शहर कहते हैं, रेगिस्तान का बाग कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। इसके शब्द है वो सिंधी भाषा में, शब्द सिंधी भाषा में। कनिष्क द्वारा सैन्य निर्मित टीला बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा है, ये मुख्य चीज है। पॉइंट टू नोटेड, बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा, 7 बार बसा है। बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा है और 7 बार बसा है। मुख्य चीजें याद रखना, मृतकों का टीला, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग, ये इसके उपनाम है। देखने में आध्यात्मिक नगर लगता है, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का शहर। अब देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का 640 किलोमीटर की दूरी है, 90 मील स्थित सेवान में रॉक बिल्डिंग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, रॉक बिल्डिंग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। साक्ष्य कौन कौन से है वो महत्वपूर्ण है, अपने साक्ष्य महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। आइएगा मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है सार्वजनिक, नाम याद रखना। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सार्वजनिक, कौन सा? सार्वजनिक चैल विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ग्रेट बात विशाल स्नानागार जो सार्वजनिक था। और इसका उपयोग जलाशय दुर्ग के टीले में है, ठीक है। और उसके जलाशय दुर्ग के टीले में, इसके उत्तर दक्षिण में तालाब में उतरने तो सीढ़ियां बनी होती थी। देखिएगा, उत्तर और दक्षिण में तालाब में सीढ़ियां बनी होती थी। हम एक स्नानागार बनाते हैं, ये कह सकते हैं स्नानागार। अब इसके अंदर यहां पर 9, यहां पर 9 और नीचे 10 सीढ़ियां बनी है, ये 9, यहाँ 10 सीढ़ियां बनी है, 10 सीढ़ियां बनी है, याद रखना महत्वपूर्ण है। 9 और 10 सीढ़ियां बनी है। यहाँ पर एक कुआं बना है, यहाँ पर एक कुआं बना है, ये क्या है? कुआं है भैया, कुआं है। समझ में आया? अब देखिएगा, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। और इसके अंदर हम कह सकते हैं बिटुमीन का लेप था, इसके अंदर हम कह सकते हैं बिटुमीन का लेप था। ये बिटुमीन का लेप था इसके अंदर, समझ में आया? बिटुमीन का लेप था। ये क्या है? ये क्या है? बिटुमीन है। ये क्या है भैया? बिटुमीन का लेप है, बिटुमीन। अब मैं बताऊंगा, आप कहेंगे बिटुमीन क्या है? बिटुमीन एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर जल सोखते नहीं है, जल को सोखने से बचाने के लिए बिटुमीन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर पुरोहितों के आवास बने हैं, यहाँ पर पुरोहितों के आवास बने हैं, 2 मंजिला भवन बने। पुरोहित 2 मंजिला भवन में रहते भैया, उस समय रहते थे। पुरोहितों के 2 मंजिला भवन बने हैं, देख लीजिएगा। ये इसका उपयोग क्या था उसकी भी चर्चा करते हैं, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये जो पुरोहितों के आवास है, ये जो पुरोहितों के आवास है उनकी चर्चा करते हैं। ये पुरोहितों के आवास, पुरोहितों के आवास, पुरोहितों के आवास, पुरोहितों के आवास। और यहाँ पर कुछ भवन बने हैं, यहाँ पर कहते हैं कि इन भवनों में कपड़े बदलने का काम, कपड़े बदलने का कार्य होता था, कपड़े बदलने का कार्य होता था यहाँ पर। तो उस समय अगर स्नानागार देखे, ये ग्रेट बात था। और ये सार्वजनिक भवन था। ये कैसा था? ये सार्वजनिक भवन था, ये सार्वजनिक भवन था, सार्वजनिक भवन था भैया। और इसका नाम क्या है भैया? स्नानागार, स्नानागार।
स्नानागार। समझ में आ गया स्नानागार किस प्रकार का बना था? इस प्रकार का स्नानागार बना था। इसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, इस प्रकार से ये बने था। 9 ऊपर और नीचे 10 सीढ़ियां थी। ये सार्वजनिक भवन थे और कपड़े बदलने का कार्य वहां पर होता था। 2 मंजिला भवन थे। ये कैसे भवन थे? द्विमंजिला भवन। कौन सा भवन था? द्विमंजिला भवन बने हुए थे। ओके, अब अगली बात करते हैं। ये स्नानागार धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान हेतु निर्मित हुआ और 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था। जॉन मार्शल भैया कहते हैं कि अरे सिंधु वासियों, क्या बना दिया तुमने यार, क्या चीज हो तुम तो, क्या चीज हो। मतलब उस समय का और वर्तमान का आश्चर्यजनक निर्माण का था। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा वो था। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है इमारत वो अन्नागार। 45.71 मीटर लंबाई और 15.23 मीटर चौड़ाई। अन्नागार मैंने पिछली बार भी बताया था, हड़प्पा के समय भी, कि अन्नागार क्या है कि अगर कृषि क्षेत्र था और कृषि क्षेत्र के समय अगर एक ज्यादा मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है, अनाज पैदा होता है, तो उसे संचित भंडारण के लिए, अकाल के समय भंडारण के लिए ये उपयोग होते थे। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था वो राजतंत्रात्मक नहीं होकर जनतंत्रात्मक थी। यानी कहा उसका शासन कैसे था? जनतंत्रात्मक थी। यहाँ पर लोग ही शासन करते थे, राजतंत्रात्मक यानी कोई राजा नहीं हुआ करता था। मोहनजोदड़ो की ग्रिड पैटर्न का मतलब पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा था। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर, सॉरी परसेंटेज नहीं है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर सड़कों का जाल बिछा था। अब किस प्रकार से सड़कें थी उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा सड़कें कैसे थी? सड़कें, एक भवन बना दिया, ये एक भवन यहां बना दिया, एक भवन यहां बना दिया, एक भवन यहां बन गया, एक भवन यहां बन गया, ब्लैक बनाते थे। देखिएगा ये इनकी सड़कें थी, ये इनकी सड़कें थी, ये इनकी सड़कें थी, ये इनकी सड़कें थी, ये इनकी सड़कें थी। ये जो घर थे, ये जो घर बने हुए थे, ये घर इस प्रकार से घर बने होते थे, इस प्रकार से घर बने होते थे, इस प्रकार से ये घर बने होते थे। ये और इनका दरवाजा यहाँ खुला होता था, इनका दरवाजा यहाँ पर खुला होता था। ये घर बने होते थे, इनका दरवाजा यहाँ पर खुला होता था। अब देखिएगा खुला कहाँ था? खुला कहाँ था? यहाँ पर गली होती थी, यहाँ पर गली होती थी, यहाँ पर गली थी भैया, ये स्ट्रीट थी, ये स्ट्रीट थी, यहाँ पर गली थी और सभी का दरवाजा यहाँ पर खुले थे। इस प्रकार से सभी घर के दरवाजे इस प्रकार से खुले होते थे। ये अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है 90 डिग्री यहाँ पर बनी होती थी, 90 डिग्री यहाँ पर बनी होती थी, 90 डिग्री यहाँ पर बना होता था, 90 डिग्री। और ये जो सड़कें प्रवेश, ये मुख्य सड़क, मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण, प्रवेश पूर्व से पश्चिम। मुख्य सड़क है उत्तर से दक्षिण और प्रवेश पूर्व से पश्चिम। ये प्रवेश यहां से होता था, प्रवेश यहां से होता था, प्रवेश यहां से होता था। और मुख्य सड़क थी, ये मुख्य सड़क, ये मुख्य सड़क होती थी। और इसके अंदर मुख्य बात याद रखना, यह जो ये स्थान है ना, ये स्थान, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। ऑक्सफोर्ड सर्कल, ऑक्सफोर्ड सर्कल। आप कहेंगे ऑक्सफोर्ड सर्कल ये कौन सा? विवेकानंद सर्कल सुना था, ये कौन सा सर्कल है? ऑक्सफोर्ड सर्कल। अब देखिएगा मुख्य सड़क, जब मुख्य सड़क दूसरी सड़क से जहां पर मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते हैं। समझ में आया?
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशाल 10 मीटर की जो सड़क, चौड़ी सड़क थी, 10 मीटर की चौड़ी सड़क। देखो मोहनजोदड़ो में एक लाइन लिखना, मोहनजोदड़ो में 10 मीटर की सबसे चौड़ी सड़क थी, जिसे राजपथ की संज्ञा दी है, नेशनल हाईवे की संज्ञा दी है। उस समय का नेशनल हाईवे था वो मोहनजोदड़ो के अंदर बना हुआ था। तो ये समझ में आया? यस। पश्चिमी भाग में दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने के स्तूप का निर्माण कराया है। अतः इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्ति में प्रशस्त्र की योगी मूर्ति व कांस्य नर्तकी की मूर्ति है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति और प्रशस्त्र की योगी मूर्ति मिली है। और पश्चिम भाग में दुर्ग के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने स्तूप का निर्माण कराया है। अतः इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीज है, पढ़ने की चीज है। 20 खंभों वाला 27 × 27 का एक सभा भवन या स्तंभों वाला भवन मिला है, जिसे अर्नेस्ट मेके ने अपनी पुस्तक फादर एक्सवेंशन एंड मोहनजोदड़ो में इसे बाजार का है, जिसे मार्केट का है। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है। देखिएगा, 20 खंभों वाला 27 का एक भवन मिला है और स्तंभों वाला भवन मिला है, जिसे अर्नेस्ट मेके ने अपनी पुस्तक फादर एक्सकेवेशन एंड मोहनजोदड़ो। पुस्तक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और आप इसे डरना मत, क्योंकि आपके सामने है। इस पुस्तक का नाम है कि फादर एक्सकेवेशन एंड मोहनजोदड़ो में बाजार किससे का है? तो सभा भवन को कितने बाई का? 27 × 27 का 20 खंभों वाला और स्तंभों वाला भवन मिला, जिसे मेके ने अपनी पुस्तक में फादर एक्सवेंशन एंड मोहनजोदड़ो में क्या कहा है? बाजार की संख्या दी है। अब देखिएगा, मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिर से की है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चर्चा करते हैं। मार्शल बौद्ध गुफा मंदिर कहते हैं, व्हीलर फारसी में दरबार आम कहते हैं। भवन 4 कतारों में थे, प्रत्येक कतार में 5 खंबे, मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। अंग्रेजी अक्षर एल आकार की इमारत मिली है, जिससे अर्नेस्ट मेके ने यात्रियों के ठहरने की धर्मशाला का है। आकार कैसा? एल आकार की थी। एल आकार का भवन था, इस प्रकार का भवन बना था, जिसे अर्नेस्ट मेके ने यात्रियों के ठहरने की धर्मशाला बताया। उससे ऊपर बात की है कि मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिर से की है। कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिला 20 खंभों वाला 27 का भवन था, जिसे मार्शल ने किससे तुलना की है? तो कह सकते हैं बौद्ध गुफा मंदिर से की है। व्हीलर ने फारसी में दरबार आम का यानी मुख्य दरबार का है। 4 कतारें थी, प्रत्येक कतार में 5 खंबे थे, मुख्य प्रवेश उत्तर की ओर था। अब देखो, एक अंग्रेजी अक्षर एल आकार का भवन मिला है, इमारत मिली, जिसे अर्नेस्ट मेके ने यात्रियों के ठहरने की धर्मशाला बताया है। देखो, अब मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय भवन मिला है, कांस्य नर्तक नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की योगी मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, कुंभकारों के 6 बट्टे, गले हुए तांबे के ढेर, शिप्पी की बनी पटरी, घोड़े के दांत महत्वपूर्ण है भैया, और घोड़े की अस्थियां सूरकोटड़ा से क्या मिली है? घोड़े की अस्थियां मिली है भैया। घोड़े की अस्थियां कहां से मिली है? सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। महत्वपूर्ण चीज है। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले, अंतिम स्तर पर बिखरे नरकंकाल और कुबड़दार बेल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण। व्यक्ति उस समय बकरे के पीछे भागा करते थे। देखिएगा, महाविद्यालय भवन का मतलब हम कह सकते हैं कि कॉलेज तो क्या, हाँ, कॉलेज से भी ऊपर कॉलेज भवन मिला है, कॉलेज। अब देखो,
काशी की नृत्य नारी की मूर्ति यूनिवर्सिटी मिली है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कॉलेज नहीं कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी। काशी की नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी की योगी मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव। पशुपतिनाथ शिव की हम अगर आकृति बनाए ना, पशुपतिनाथ शिव की, तो देखिएगा कैसी थी पशुपतिनाथ शिव। पशुपतिनाथ शिव है, ये बंदा है, ये यहाँ पर बैठा है, ये यहाँ पर बैठे हैं भैया जी, पशुपतिनाथ शिव है। कुछ अच्छा नहीं बना भैया, अच्छा बनाते हैं। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कैसी मिली, देखिएगा, देखिएगा मूलतः, अरे यहाँ पर भी ये सेटअप नहीं होगा। पशुपतिनाथ शिव है, कहाँ पर सेटअप होगा ये, यहीं पर बना लेते हैं, यहीं पे, अभी नया पेज ले लेंगे। पशुपतिनाथ शिव, ये इनका सर था, ये नीचे का भाग, और नीचे भाग में इस प्रकार से क्या कर रहे थे भैया, क्या कर रहे थे इस प्रकार से, अरे भैया ये साधना की स्थिति में थे, पशुपतिनाथ साधना की स्थिति में थे। उनके सर पर 1, 2 और 3 सिंह बने थे, 1, 2 और 3 इनके सर पर सिंह बने हुए थे, 1, 2 और 3 इसके सर पर सिंह बने हुए थे। अब देखो पशुपतिनाथ शिव है, 3 सिंह थे, हाथी और चीता। अब देखिएगा इनके इनके दाईं तरफ बाईं तरफ 4 पशु मिले हैं, नीचे 2 हिरण मिले। देखिएगा यहाँ पर हिरण मिले, यहाँ पर 2 हिरण मिले हैं भैया, कि हिरण साहब यहाँ पर मिले हैं। और अभी आंखें तो कोरी नहीं, क्या पता गुस्सा नहीं होता भैया, ठीक है, ये थे। और इनके जो हाथ थे वो घुटनों के पर थे, हाथ थे वे घुटनों पर थे, घुटनों पर क्या कर रहे थे कि साधना की स्थिति में, इस प्रकार की स्थिति में थे, इस प्रकार की स्थिति में वो साधना को ध्यान मुद्रा में बैठे थे, वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे भैया। इधर हाथी चीता, इधर गेंडा और भैंसा, ओए होए गेंडा और भैंसा, इधर गेंडा और भैंसा थे। ये थे पशुपतिनाथ शिव, ये थे पशुपतिनाथ शिव, पशुपतिनाथ शिव, पशुपतिनाथ शिव, आद्य शिव, आद्य शिव, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो शिव, प्रोटो शिव, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो शिव। यह मुख्य थी, यह महत्वपूर्ण थे। अब देखिएगा मोहनजोदड़ो से चांदी की बर्तन में कपड़े के अवशेष तथा तांबे को पूर्ण में लपेटे सूत का कपड़ा मिला है, सूत का कपड़ा मिला है, वह धागा मिला है। KUR कैनेडी, ये बहुत अच्छी बात बताते हैं, मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। उस समय भी मलेरिया हुआ करता था, कि KUR कैनेडी नामक इतिहासकार और डॉक्टर महोदय भी कह सकते हैं, उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। अति महत्वपूर्ण, नोटेड करना, पॉइंट लिखना, स्टार लगा देना इस पर। अति महत्वपूर्ण चीज है कि मोहनजोदड़ो के किसी कब्रिस्तान से, मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने थे, पकी हुई ईंटों के उनके भवन थे। अब देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोर के अग्रभाग पर योगी की आकृति और पश्च भाग पर बेल वृषभ अंकित है, और सार्वजनिक मोर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोर है, कितनी हुई है भैया, 500 मोर मिली है। कितने, 500 मोर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। पिछली बार आया था कि सर्वाधिक मोर मैंने लिखा था मोहनजोदड़ो से मिली है, समझ में आया ना, ओके। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोर है, अभिलेख युक्त मोर है, दोनों लिख देते हैं। अभिलेख युक्त मोर है कहां से मिली है, अभी पीछे लिखाया है, अभिलेख युक्त मोर है कहां से मिली है भैया जी, वो मिली है हड़प्पा से। हड़प्पा से कहां पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल मिला है। मोहनजोदड़ो जी कहां पर है,
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये लो दोनों स्थल आपके कंप्लीट हुए। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं, चनहुदड़ो महोदय औद्योगिक नगर सिंधु नदी के किनारे। नदी कौन सी है? सिंधु, उसे औद्योगिक नगर कहते हैं। मुख्य चीज ये है औद्योगिक नगर कहते हैं इसे, किसे? चनहुदड़ो को। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में चनहुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने। देखिएगा, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, मोहनजोदड़ो की 80 मील दक्षिण में चनहुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की। ये इसके खोजकर्ता थे, मुख्य चीज है खोजकर्ता थे, याद रखना। इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया। अर्नेस्ट मैके ने इसको उत्खनन किया। चनहुदड़ो से प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे जोकर और जानकर संस्कृति। प्राक हड़प्पा क्या है भैया? ये एक शब्द है, प्राक हड़प्पा शब्द है पीछे कि प्राक हड़प्पा क्या है? प्राक हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा काल की विकसित होने से थोड़ा पहले का समय प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे जोकर जांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और चनहुदड़ो मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के कारीगर शिप और मुद्रा भी बनाते थे। गुड़िया निर्माण का कारखाना भी था। यहाँ पर बहुमंजिला भवन मिले हैं। ऊपरी मंजिल से नाले के रूप में पाइपलाइन होती थी। देखिएगा, ये बहुमंजिला भवन मिले हैं। यहाँ पर जो मंजिलें थी ये इस प्रकार से थी, और ऊपरी से नाले के रूप में पाइपलाइन बनी होती थी नाले के रूप में। और चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं, वहां की वर्गाकार ईंटें मिली हैं। याद रखना, वृक्क आकार की 4 गुना की ईंटें मिली हैं, बाकी से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। एकमात्र जहाँ से है वहां महत्वपूर्ण स्टार लगा देना। चनहुदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, यह भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसी प्रकार से चनहुदड़ो से किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। और चनहुदड़ो से प्राक अवशेष में प्रमुख अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के बच्चे ने। सौंदर्य प्रसाधन, हाय लड़कियों की महत्वपूर्ण चीज आ गई भैया। उस समय में भी लड़कियां सजती थी, संवरती थी। सौंदर्य प्रसाधन, ये देखिएगा, सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक, साइकिल, दवात, बैलगाड़ी, इंका गाड़ी। लिपस्टिक के साथ में पाउडर मिला है, क्रीम मिली है भैया, पाउडर मिला है, पॉन्ड्स क्रीम मिली है। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम और कांच मिला है। कांच मतलब दर्पण मिला है, दर्पण जी मिले हैं। देखिएगा, लड़कियां उस समय में भी सजती थी, संवरती थी। सौंदर्य प्रसाधन का वस्तु मिली है, तो कह सकते हैं लड़कियों कम नहीं है, कि लड़कियां कम नहीं है। उस समय भी वो सजती रहती थी, संवरती रहती थी और तैयार होने में समय लेती थी। देखिएगा, ग्रामीण अलीमुर्जिया सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल अलीमुराद से एक कुआं भी मिला है। चलिएगा आगे। अब अपना स्थल, अगला स्थल है लोथल। आप सभी जानते हैं लोथल गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां पर है भैया? अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित लोथल की खोज 1957 में एस आर राव ने की। शरद रमन व्यास एस आर राव ने इसकी खोज की। अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खंभात की खाड़ी में से लोधा नाले की खोज 1957 में की है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। हाय गोदीवाड़ा था, एक शब्द भी आता है, गोदीवाड़ा था, डॉकयार्ड था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, वेस्टर्न एशिया। लोथल से गढ़ और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिली है। इसका आकार है 214 × 36 मीटर है, गहराई 3.30 मीटर है। यहाँ पक्की ईंटों का बना था। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। भाई गोदीवाड़ा कह सकते हैं, इस प्रकार का गोदीवाड़ा बना था और इसके अंदर इस प्रकार से जहाजें चलती थी, ये, और ये पानी था, ये नदी थी, और यहाँ पर
सामान उतरता था, यहाँ पर सामान का ट्रांसफॉर्मिंग का काम होता था, ट्रांसफॉर्मिंग का काम होता था। ये जहाज थी, ये जहाज थी, और ये गोदीवाड़ा, ये गोदीवाड़ा, ये गोदीवाड़ा वाला है। इसकी देखो, अगर इसकी देखते हैं 214 इंटू 36 मीटर, 36 मीटर और 3.30 मीटर, 3.30 मीटर ये गहराई थी। इसके अंदर जो गहराई थी ये 3.30 मीटर थी। लोथल से मिली एक फारस की मूर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने से पता चलता है कि लोथल पश्चिमी एशिया से सामुद्रिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, यानी कि सामुद्रिक व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। लोथल से मिली प्रमुख वस्तुएं कि डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, धान, चावल के, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मूर, 3 युगल समाधियां और घोड़े के लघु मरण मूर्ति, मिट्टी की मम्मी का मॉडल समझ में आया ना। नावों के 5 मॉडल, 2 मूरें, लोथल में बाट और माप तथा पाषाण उपकरण भी मिले हैं। लोथल से वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं और लोथल की समुद्री देवी का नाम शिकोत्री माता। लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी एक बार आप याद रखना, एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में उसे रिवीजन करना, तो सभी चीजें आपको याद हो जाएगी। लोथल से कब्रों में एक कंकाल के सिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण दिशा में। ये कंकाल है, इसके सिर कहाँ पर है? उत्तर में। सिर उत्तर में दिशा में, सिर उत्तर दिशा में, या इस प्रकार से नहीं बना था। सिर उत्तर दिशा में, सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में। देखिएगा इस प्रकार से बना था। यहाँ पर सिर था, यहाँ पर पैर थे, यहाँ पर पैर थे, ठीक है इसमें। और देखिए लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर कौवा और एक लोमड़ी उत्कीर्ण है, जिसका साम्य है, जिसको समानता पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से की जाती है। आपने पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कथा सुनी होगी, उसके अंदर उसकी समानता किससे की है? लोथल के मृदभांड पर, मिट्टी के बर्तन पर कौवा और एक लोमड़ी को उत्कीर्ण किया उससे। अब देखो लोथल से मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता है। ये अपवाद है। ये क्या है भैया? ये अपवाद है। आप कहेंगे अपवाद कैसे है भैया? घर के दरवाजे खुल रहे हैं, कहां पर की है? सड़क की ओर खुल रहे हैं। सभी के दरवाजे, सभी के दरवाजे, सभी के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। सभी के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे। सभी के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के स्थल मकानों के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। समझ में आया? देखिएगा एक बार सभी देख लीजिएगा। बंदरगाह किसने खोज की? कौन सी नदी के किनारे है? अब देखिएगा, ये हो गया आपने। अब है कालीबंगा, अपनो स्थल है भैया। कालीबंगा कहाँ है भैया? राजस्थान में, राजस्थान में। घग्गर सरस्वती नदी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। ये पूरी लाइन एक साथ में पढ़ना। देखिएगा देखिएगा किस प्रकार से इसका जिक्र किया है भैया। देखो, घग्गर सरस्वती नदी राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953। ये संपूर्ण लाइन, ये पूरी लाइन एक साथ में याद रखना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होगी। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर मिले हैं, 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से पहले, ये हड़प्पा के यानी उसी समय के, वर्तमान के, तत्काल के। हड़प्पोत्तर यानी इसके बाद के, हड़प्पोत्तर यानी इसके बाद के। हड़प्पा से पहले के अवशेष, हड़प्पा समय के, हड़प्पा के बाद के अवशेष। तीनों अवशेष कहां से मिले हैं? और 5 स्तर के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। अमलानंद घोष ने 1953 में, अमलानंद घोष 1953 घग्गर सरस्वती नदी के किनारे इसकी खोज की है। राजस्थान हनुमानगढ़। 1961 में बी के लाल और बीबी लाल एंड बी के थापर ने, बीबी लाल एंड बी के थापर ने, लाल होगा ना, कालीबंगा में उत्खनन करवाया। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य बहुधान्य कटक। बहुधान्य कटक का मतलब होता है एक साथ में
ज्यादा भवन मिले, ज्यादा खेती करते थे, ज्यादा प्रकार की ज्यादा फसल बोते थे, ज्यादा फसलें मिली है, एक समय में ज्यादा फसलें मिली। कालीबंगा से बेलनाकार मूर मिली जो समकालीन मेसोपोटामिया की। आप याद रखिए, एहसान राव की पुस्तक है द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसके अंदर बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है जिसके अंदर बाट, माप और मनके मिले हैं। तो देखिएगा, कालीबंगा से बेलनाकार मूर मिली है जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। तो कह सकते हैं कि भारत की विश्व की सभ्यता में भारत की जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यह मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी, तो सबसे प्राचीन भी यही रही होगी, तब उसे एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। यहां से एक युगल समाधि यानी एक जोड़ा मिला है। युगल का मतलब होता है जोड़ा, युगल का मतलब होता है जोड़ा। प्रतीकात्मक समाधि भी मिली है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा में एक सी नगर योजना है। एक सी नगर योजना का मतलब होता है ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, ये कालीबंगा है, ये दोनों इस प्रकार से बंटे हुए हैं। इस भाग को ये यहाँ पर दुर्ग टीला था, यहाँ पर नगर टीला था, ठीक है, यहाँ पर दुर्ग, यहाँ पर नगर, यहाँ पर दुर्ग, यहाँ पर नगर, इस प्रकार से ये बंटे हुए थे मोहनजोदड़ो। परंतु मोहनजोदड़ो विपरीत कालीबंगा के कच्ची ईंटों बने थे, अतः कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। दीनहीन बस्ती का मतलब होता है गरीबों की बस्ती कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर इसके जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि इसने देखा परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत, यानी कि मोहनजोदड़ो कालीबंगा हड़प्पा के घर कहां से बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। ये पिछली बार हमने चर्चा किया था। नवी आधुनिकता, कालीबंगा के पश्चिमी टीले के दो पृथक परंतु परस्पर संबंध खंड है। एक टीले में जनतंत्रात्मक का विशिष्ट वर्ग निवास करता तथा दूसरे टीले पर हड़प्पा हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिम में कब्रिस्तान, दशरथ शर्मा से तीसरी राजधानी का महत्वपूर्ण चीज है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे क्या कहा है? तीसरी राजधानी, तीसरी कैपिटल का है, तीसरी राजधानी का है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी का। महत्वपूर्ण चीज है, स्टार लगा दो, बस फाइनल कर दो। कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मैंने कहा था ना, दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ये देखिएगा, दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये इस प्रकार से, ये दुर्ग और ये नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अब देखिएगा, नगर रक्षा प्राचीर से अन्य हड़प्पा नगर से निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा था। कालीबंगा से कोई स्पष्ट जल निकासी प्रणाली नहीं मिली है। स्टार लगा है, देखिएगा स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि कालीबंगा से कोई स्पष्ट जल निकासी की प्रणाली की व्यवस्था नहीं मिली है। किस प्रकार से अरे भैया याद रखिएगा, जिस प्रकार से स्टार मिल रहे हैं आपको, वो स्टार महत्वपूर्ण है। कालीबंगा से कोई जल निकासी जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो के अंदर किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, उसी प्रकार से कालीबंगा से कोई जल निकासी नहीं मिली। जिस प्रकार से चनोदड़ो से किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं, और कालीबंगा से कोई जल निकासी प्रणाली नहीं मिली है, वो महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार के लिए 3 विधियां थी। पहली विधि पूर्ण समाधिकरण, दूसरी आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार। कि पूर्ण समाधिकरण क्या होती थी? पूर्ण रूप से समाधि जमीन में गाड़ते थे। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है कि शव को पशु पक्षियों के सामने फेंक दिया, पशु पक्षियों ने खा लिया, इसके पीछे जो हड्डियां बची उस हड्डियों को इकट्ठा करके दफना दिया। दाह संस्कार पूर्ण रूप से जला दिया, ये हुआ है। कालीबंगा से किसी शैलकड़ी की मूरें और मिट्टी की छोटी मूरों से हड़प्पा कालीन लिपि के समान अक्षर की मिली है। अलंकृत ईंट व पूरा हाथी दांत कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिले प्रमुख अवशेषों में बात करते हैं। बेलनाकार मूर मिली है, इस प्रकार से बेलनाकार मूर मिली है। अब बेलन का नाम लिखते बहुत लोग डर रहे हैं, पता नहीं शादीशुदा लोग क्यों डर रहे हो भैया। ये बेलनाकार मूर ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला है। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया है। हवन कुंड, हल के निशान, जूते हुए खेत के साक्ष्य, वो भी प्राक हड़प्पा काल के। कौन सी काल थे? प्राक हड़प्पा काल के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। प्रतीकात्मक समाधियां, खिलौना, गाड़ी व पहिया, हाथी, तांबे के वर्षभ मूर्ति, ऊंट की अस्थियां मिली है।
ऊंट की अस्थियां मिली है। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं मिले हैं। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं मिले हैं, याद रखना। कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां मिली है, तब इसे कह सकते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसका नाम है कालीबंगा रखा। कालीबंगा से मातर देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, मातर देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, याद रखना, याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है। कालीबंगा से मातर देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा से लोथल, कालीबंगा व लोथल दो स्थल आगे हैं। लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद मिले हैं, कुछ भरे हुए, कुछ भरे हुए, तो कह सकते हैं ऑपरेशन भी हुआ करता था। कुछ भरे हुए हैं, कुछ खाली है, इसका ऑपरेशन में यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। महत्वपूर्ण चीज है, अति महत्वपूर्ण चीज है, नोटेड कर देना, नोट लगा के लिख देना, रेड लाइन से लिख देना, रेड पेन से लिख देना कि कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद मिले हैं और कुछ भरे हुए हैं, कुछ है ये लिखते हैं, कुछ भरे हुए हैं, ये कुछ भरे हुए हैं और कुछ खाली है, तो इस कारण इसे ऑपरेशन पद्धति यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, शल्य चिकित्सा के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना, महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिएगा हमने कौन कौन से स्थलों की चर्चा की है भैया, हमने कौन कौन से स्थलों की चर्चा की है। सबसे पहले हमने की हड़प्पा स्थल की, सबसे पहले हमने की हड़प्पा स्थल की। इसके बाद में हमने की है मोहनजोदड़ो की, हमने की है मोहनजोदड़ो की, हमने की है चनहुदड़ो की, हमने की है लोथल की, हमने की है लोथल की, हमने की है कालीबंगा की, हमने की है कालीबंगा की। ये स्थल है प्रमुख जिस स्थलों की हमने चर्चा की है। कुछ स्थल पीछे रहे हैं, अभी समय नहीं होने के कारण हमें अगली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिएगा और अपना साथ दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी प्यार और एनर्जी से, प्यार की वजह से हम डबल एनर्जी से हमें ये कार्य कर पाते हैं। इसलिए धन्यवाद।